हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केएनपी एनालिसिस में। तो 15 जुलाई 2023 की करंट अफेयर्स करते हैं और ये करंट अफेयर डेट वाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट अफेयर्स पूरी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इस वीडियो को डेली देखते रहिएगा, इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिलने को है। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपको ये स्टेटमेंट बताना है, सही है या गलत है। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे देखेंगे। इट इज इश्यूड बाय आरबीआई एंड एसबीआई बोथ। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड but valid for only 15 days from the date of issue. Only national parties of India are qualified for electoral bond. अब आपको बताना है इसमें केवल एक स्टेटमेंट सही है या दो सही है या तीन सही है, कोई भी सही नहीं है। इसके बारे में मैं आपके इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर सबसे पहले बात करूं तो इलेक्टोरल बॉन्ड की हिस्ट्री देख लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था 2018 में, यानी कि अगर मैं इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करूं तो इम्प्लीमेंट हुआ 2018 में, ठीक है। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो इसे केवल एसबीआई इशू कर सकता है। एसबीआई या उसकी जो ब्रांच है, डेजिग्नेटेड ब्रांच, यानी कि जो ईसीआई वगैरह ने बोला हुआ है कि भाई ये वाली ब्रांच इशू करेंगी, वो ही ब्रांच इशू कर सकती हैं। कितने कितने रुपए के डिनोमिनेशन बॉन्ड इशू कर सकती है एसबीआई? तो वो ₹1000, 1 के, उसके बाद 10 के, उसके बाद 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। केवल इतने रुपए के ही ये बॉन्ड इशू हो सकते हैं। 1000 रुपए का, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का और 1 करोड़ का। ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये इंटरेस्ट फ्री होता है। ये इंटरेस्ट फ्री होता है, यानी कि इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाला, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि मान लो जैसे ये बॉन्ड एसबीआई ने आज इशू कर दिया, तो आज से 15 दिन तक, यानी कि 15 डेज तक ये वैलिड होगा। अगर उतने में वो पार्टी उसे कैश करा लेती है या अपने अकाउंट में जमा करा लेती है तो ठीक है, अदरवाइज वो बॉन्ड जो है वो निश्चित रूप से आपका खराब हो जाएगा, है ना। ये चीज अपने को याद रखनी है। इसे जो ये बॉन्ड है किस किस पार्टी को इशू किया जा सकता है? तो ये नेशनल प्लस रीजनल, नेशनल या रीजनल पार्टी दोनों को इशू किया जा सकता है। ऐसी पार्टी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, उन पार्टीज पे इशू किया जा सकता है और उन्होंने कम से कम 1%, कम से कम यानी कि मिनिमम 1% वोट लिए हों, किसमें? लास्ट लोकसभा इलेक्शन में या अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के जो उनके विधानसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है इसका। सबसे पहला बोला इसने इट इज इश्यूड बाय आरबीआई एंड एसबीआई बोथ, गलत, खाली एसबीआई द्वारा इशू किया जाता है। इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड है, सही बात है। 15 डेज तक वैलिड है, सही बात है। ओनली नेशनल पार्टीज तो गलत है, रीजनल पार्टीज को भी इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किया जा सकता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सी है? एक स्टेटमेंट सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ओनली 1 जो है वो राइट आंसर हो गया। ये चीज अपने को याद रखनी है, ठीक है। एक चीज और बता दो, इस इलेक्टोरल बॉन्ड का कंसेप्ट क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड का कंसेप्ट ये है कि इसमें मेंस के लिए अगर आप ध्यान देना चाहो तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। इसके अलावा ये जो कैश है उसको डिस्करेज करेगा, कैश जो है उसको डिस्करेज करेगा, ठीक है। चेक और ऑनलाइन के माध्यम से ही आप बॉन्ड जो है वो इशू कर सकते हो। चैलेंजेस क्या है इसमें? मैं चैलेंजेस की बात करूं कि चैलेंज क्या आने वाले हैं, तो चैलेंज भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैलेंज सबसे पहले ये है कि इसमें डोनर जो है उसकी आपको पहचान नहीं होती, यानी कि डोनर एनोनिमिटी, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया। दूसरा क्या है कि इसमें इन्फ्यूजन ऑफ ब्लैक मनी है, यानी कि ब्लैक मनी इसमें आ सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। ब्लैक मनी, काला पैसा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आ सकता है। ये कुछ चीजें थी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 338A। ये कौन सी की बात कर रहे हैं? शायद मैं लिखना भूल गया हूँ। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसके पर्सपेक्टिव में आपको ये स्टेटमेंट पढ़ना है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्या ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ये सीजीआई द्वारा अपॉइंट किया जाता है इसका चेयरमैन मेंबर? क्या इसके इसमें चेयरपर्सन और 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं कि नहीं होते? इसका थोड़ा सा बात करते हैं इस पे। तो देखो एनएचआरसी की बात करें, सबसे पहले ये न्यूज में क्यों है, पहले तो ये भी बात कर लें कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन न्यूज में क्यों है। तो भी आपको याद होगा ओडिशा में एक बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, उस पर ये अपनी रिपोर्ट बनाएगा, उसकी जांच करेगा, ठीक है। अच्छा, ये जांच करेगा तो यानी कि ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1993 में एस्टेब्लिश हुआ था। 1993 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। किस एक्ट के अंतर्गत?
ह्यूमन राइट एक्ट के अंतर्गत 1993 में जो बना था, ह्यूमन राइट एक्ट 1993 का। इसमें जो चेयरपर्सन वगैरह कौन होता है, तो एक तो चेयरपर्सन वगैरह होता है, इसमें चेयरपर्सन होता है एक तो, प्लस 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं और प्लस 7 डीम्ड मेंबर होते हैं जो मेंबर की तरह लगते हैं, मेंबर की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना चेयरपर्सन प्लस 5 फुल टाइम मेंबर इंपॉर्टेंट ही है। चेयरपर्सन कौन हो सकता है, फॉर्मर यानी कि पुराना कोई सीजीआई, ठीक है, सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो चेयरमैन इसका चेयरपर्सन हो सकता है। इसे अपॉइंट कौन करता है, इसे अपॉइंट कौन करता है, इंपॉर्टेंट बात ये भी है, इसे अपॉइंट कौन करता है, तो इसे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट साहब, इसे अपॉइंट करते हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इसे अपॉइंट करता है। क्या वो अपनी मनमर्जी से अपॉइंट कर लेंगे, तो वो अपनी मनमर्जी से अपॉइंट नहीं करेंगे, उनकी एक बॉडी बनाई गई है 6 लोगों की, जिसमें पीएम है, स्पीकर ऑफ लोकसभा है, स्पीकर ऑफ लोकसभा है ना, डेप्यूटी चेयरमैन है, डेप्यूटी चेयरमैन किसका होगा, राज्यसभा का, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का और राज्यसभा का, दोनों का लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, और एक आपका यूनियन होम मिनिस्टर होता है, यूनियन होम मिनिस्टर होता है, ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर। टेन्यूर क्या होता है इनका, 3 साल या 70 साल जो भी पहले हो जाएगा वो इनका टेन्योर होता है, ठीक है। पावर किसकी होती है, इनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है, सिविल कोर्ट की पावर होती है। क्या ये कोई केस है, जैसे मान लो केस 1 तारीख को हुआ, तो क्या ये उसको 1 साल बाद देख सकते हैं, नहीं, 1 साल के ही अंतर्गत किसी भी केस की इंक्वायरी कर सकते हैं, ये अपने को याद रखना है। अब ये फोटो किसकी है, तो ये फोटो है अरुण कुमार मिश्रा, ये फोटो है अरुण कुमार मिश्रा जो इस समय NHRC के क्या है, चेयरपर्सन है, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस, देख लेते हैं NHRC के चेयरपर्सन के बारे में। 1 मिनट रुको यार, आज शिवरात्रि के बैंड बाजे बज रहे हैं, तो ठीक है बात कर लेते हैं। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 338 है। मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है ही नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन राइट एक्ट के अंतर्गत बनी है, ये ह्यूमन राइट एक्ट के अंतर्गत बनी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। जो इसके मेंबर चेयरमैन है वो CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, नहीं, मैंने क्या बताया यहाँ पे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, क्या बताया अभी, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इसका एक चेयरपर्सन और 5 फुल टाइम मेंबर होंगे, ये ऑप्शन सी है, यानी कि एक ही ऑप्शन सही है इसमें। लेकिन आपने एक चीज ध्यान से देखोगे जरा, एक ऑप्शन सही है, आंसर क्या है इसका, ओनली 1। लेकिन अभी आर्टिकल 338 में क्या है, आर्टिकल 338 अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये है आर्टिकल 338B में, 338B में है क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो आर्टिकल 338 में क्या था, आर्टिकल 338 में था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये चीज अपने को याद रखनी है, 338 आर्टिकल का ये रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो हमने कर लिया। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फॉस्फिन के बारे में ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने, फॉस्फिन कैन बी यूज्ड एज केमिकल वेपन्स। अब क्या है फॉस्फिन, बात करेंगे। इट इज द साइन ऑफ बायोसिग्नेचर, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन स्टार्व्ड बैक्टीरिया। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये न्यूज में क्यों है, नेक्स्ट पेज पे आपको बताते हैं फॉस्फिन का दिक्कत क्या है। जो ये फॉस्फिन है, अभी ये रिसेंटली वेनस में देखी गई है, अभी ये रिसेंटली वेनस में देखी गई है, यानी कि जो वेनस प्लेनेट है उस पर इसकी डिस्कवरी हुई। अगर वेनस प्लेनेट पे इसकी डिस्कवरी हुई है, वेनस के क्लाउड्स में अगर इसकी डिस्कवरी हुई है, तो इसका उद्देश्य क्या निकलता है, तो फॉस्फिन को हम PH3 भी बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है, ये अपने को याद रखना। अगर ये टॉक्सिक होती है तो ये केवल जिनमें लाइफ है, जैसे कि ह्यूमन हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उनके माध्यम से प्रोड्यूस की जा सकती है। यहाँ तक तो चलो बात समझ आ गई। लेकिन कौन कौन से बैक्टीरिया, जो ऑक्सीजन स्टार्व्ड बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है, वही वाले बैक्टीरिया इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये भी बात बहुत अच्छी हो गई। लेकिन अब इंडस्ट्रियल एरिया का जमाना हो रहा है, तो इंडस्ट्री भाई बहुत सारी आर्टिफिशियल चीजें प्रोड्यूस कर देती है, तो इंडस्ट्रियल एरिया के माध्यम से भी प्रोड्यूस की जा सकती है। क्या इसे हम केमिकल वेपन की तरह यूज कर सकते हैं, तो इसे हम केमिकल वेपन की तरह भी यूज कर सकते हैं, ये अपने को याद रखना। केमिकल वेपन की तरह, जो हमने बर्ड वार 1 में भी यूज किया था, फॉस्फिन को हमने बर्ड वार 1 में केमिकल वेपन की तरह यूज किया था। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या है। फॉस्फिन कैन बी यूज्ड एज केमिकल वेपन, सही बात है।
इट इज द साइन ऑफ बायोसिग्नेचर, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो कोई बैक्टीरिया उसे प्रोड्यूस कर रहा है, बैक्टीरिया ही प्रोड्यूस किया होगा बेनस पे, इंडस्ट्री तो है नहीं बेनस पे, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे साइन ऑफ लाइफ तो है, वहाँ पे साइन ऑफ लाइफ तो है, लाइफ जो है वो पॉसिबल हो सकती है, इसीलिए इसे बायोसिग्नेचर बोला गया है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन स्टार्व्ड बैक्टीरिया, मैंने पहले बताया कि जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की कमी होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके 3 स्टेटमेंट क्या हो गए, सही हो गए। आंसर क्या हो गया, ओनली 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में एक क्वेश्चन है। सियाचिन ग्लेशियर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन वर्ल्ड नॉन पोलर एरिया, लोकेटेड इन वेस्टर्न काराकोरम रेंज ऑफ हिमालय। थोड़ी सी बात कर लेते हैं सियाचिन ग्लेशियर की क्या कंडीशन चल रही है आजकल। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो सबसे पहले अपने को याद रखना है ईस्टर्न काराकोरम में, ईस्टर्न काराकोरम रेंज में एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, ईस्टर्न काराकोरम रेंज में है, और काराकोरम रेंज किसकी है, हिमालय की है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो जो सियाचिन है यहाँ से नुब्रा रिवर भी फ्लो करती है, यानी कि नुब्रा रिवर जो ओरिजिनेट होती है सियाचिन ग्लेशियर से। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो आपको वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड ये है, यानी कि सबसे अगर युद्ध कहीं लड़ा जाता हो हाईएस्ट स्थान पर तो वो यही है, यहाँ पर सियाचिन का है ना, वॉर अब सबको पता ही होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो वर्ल्ड का जो नॉन पोलर एरियाज है, जो नॉन पोलर एरियाज हैं, नॉन पोलर एरियाज में लार्जेस्ट ग्लेशियर है, लार्जेस्ट सेकंड ग्लेशियर है, लार्जेस्ट सेकंड ग्लेशियर है। अब आप ये भी पूछोगे भाई अगर ये लार्जेस्ट सेकंड है तो फिर फर्स्ट ग्लेशियर कौन सा है लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट फर्स्ट ग्लेशियर जो है वो ताजिकिस्तान में एक ग्लेशियर है, ध्यान रखने से इंपॉर्टेंट है, ताजिकिस्तान में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है फेडचेंको ग्लेशियर, फेडचेंको ग्लेशियर, ठीक है, ये फर्स्ट है। ये किस चीज में फर्स्ट है, यानी कि फर्स्ट ग्लेशियर, लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द नॉन पोलर, नॉन पोलर, पोलर रीजन आपको पता है, पोलर रीजन तो सबको पता होगा, जैसे मान लो ये धरती है तो ये वाले पोलर रीजन होते हैं, और ये अगर जैसे मान लो यहाँ पे है तो नॉन पोलर रीजन ये हो गया। तो यहाँ पे जो ताजिकिस्तान है, ठीक है, उसका तो लार्जेस्ट है फेडचेंको ग्लेशियर ताजिकिस्तान का, और अपना जो इंडिया है सियाचिन वो सेकंड नंबर का, इंडिया का जो सियाचिन है वो सेकंड नंबर का ग्लेशियर है। ये थे इसके सियाचिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बात कर लेते हैं क्या क्या सियाचिन भाई साहब बोलना चाह रहे हैं। हाईएस्ट बैटल फील्ड है, बिल्कुल अभी बताया। सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है, अभी बताया। वेस्टर्न काराकोरम में नहीं, ईस्टर्न में है, ये किसमें, ईस्टर्न में, वेस्टर्न में तो नहीं है, ठीक है। तो यानी कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट ये, यानी कि ओनली 2 जो है वो करेक्ट पेयर्स है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये फोटो यार बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, आपने देखी होगी बहुत सारे लोगों ने, मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत हेल्पफुल है। कैप्टन शिवा चौहान जो है, कैप्टन शिवा चौहान वुमेन है ये, ठीक है, कैप्टन शिवा चौहान वुमेन जो है वो सियाचिन ग्लेशियर में लीडिंग आर्मी जो होती है उसमें लीडिंग रोल में, लीडिंग कैप्टन रोल में नई नई उनकी ज्वाइनिंग हुई है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, जय माता दी करके। यमुना, यमुना में सबको पता है बाढ़ आई हुई है दिल्ली में, ठीक है, यमुना के दिल्ली में बाढ़ आई हुई है, फ्लड आई हुई है ना, फ्लड तो बहुत ज्यादा न्यूज में बात कर लेते हैं, लेकिन ये बात नहीं करेंगे कि दिल्ली के कौन कौन से एरिया में फ्लड आई है। इट फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश, दिल्ली एंड उत्तराखंड ओनली, देखेंगे अभी। पार्वती, काली सिंध एंड सप्रा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल रिवर। चंबल क्यों बोला मैं आपको बताऊंगा अभी। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम बंदरपूंछ। तो पहले यमुना की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो आपको एक डायग्राम में दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखो, ये डायग्राम है ना, आप एक, ये हालांकि है गंगा रिवर का लेकिन इसमें यमुना रिवर भी ऐड है। जो यमुना रिवर है वो बंदरपूंछ जो है यमुनोत्री ग्लेशियर वहां से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। ये यमुना जा रही है, ये यमुना जा रही है, जा रही है, जा रही है, ये चीज देखो। अब यमुना को मैंने थोड़ा सा तोड़ दिया, अब मैं यमुना को तोड़ता हूँ, ये रही यमुना, है ना, तोड़ने का इन द सेंस वो मतलब नहीं है, ठीक है। अब आप एक चीज देखोगे, ये यमुना है, ये वाली जो रिवर है ये यमुना है, ये वाली रिवर यमुना है, ठीक है। अगर ये वाली रिवर यमुना है तो फिर आप दूसरी रिवर देख लो, रुक जा बेटा रुक जा, ये वाली रिवर जो है वो क्या है, वो यमुना है। एक मिनट दोबारा दिखाता हूँ आपको, है ना। एक चीज देखो, ये रिवर है यमुना, ये रिवर जा रही है यमुना, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरी रिवर की। दूसरी रिवर में हम किसकी बात करेंगे, एक यमुना की, पहले यमुना की ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं, यमुना की ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं। तो केन जो डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी है, बेतवा, सिंध और एक आपको दिख रही होगी चंबल, ये 4 है यमुना की ट्रिब्यूटरी। कौन कौन सी, केन, बेतवा, सिंध और चंबल,
ये 4 है यमुना की डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा चंबल की ट्रिब्यूटरी भी यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की है। तो चंबल की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है उन पे बात कर लेते हैं कि चंबल की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी होंगी। आप देखोगे चंबल की ट्रिब्यूटरी यहाँ पे एक जा रही है सिप्रा, इसे बोलते हैं सिप्रा रिवर, ये काली सिंध रिवर, ये पार्वती रिवर, ठीक है, ये काली सिंध रिवर, ये पार्वती रिवर, और ये बानस रिवर, ये बानस रिवर। तो चंबल की ट्रिब्यूटरी है सिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बानस। यमुना की डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, केन, बेतवा, सिंध, चंबल, ठीक है। चंबल की कौन कौन सी है, चंबल की कौन कौन सी है लिख देता हूँ एक बार कहीं पे, ठीक है। एक बार देख लो यमुना की डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, यमुना की डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी चंबल, चंबल, केन, बेतवा और सिंध, है ना। अब चंबल जो है उसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, फिर सिप्रा, काली सिंध रिवर, बानस रिवर, ठीक है। ये जो है कुछ चंबल की ट्रिब्यूटरी है, सिप्रा, काली सिंध रिवर, बानस रिवर और एक पार्वती भी है, यहाँ पे एक पार्वती रिवर भी है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है अपना। क्वेश्चन कहता है कि यमुना रिवर जो है, यमुना रिवर जो है, इसे हटा देते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन कहता है कि यमुना रिवर जो है वो फ्लो करती है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में यमुना रिवर जाती है, नहीं। यमुना रिवर जो जाती है वो केवल उत्तराखंड, उसके बाद एंट्री मारती है वो दिल्ली में, हरियाणा में भी फ्लो होती है, हरियाणा में, और यूपी में, और यूपी में जाके प्रयागराज में जाके वो गंगा से मिल जाती है, प्रयागराज में जाके वो गंगा से मिल जाती है। तो ये ऑप्शन हो गया गलत, दिल्ली और उत्तराखंड सही है। पार्वती, काली सिंध एंड सिप्रा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल रिवर, एकदम सही बात है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम बंदरपूंछ, एकदम सही बात है। तो 2 स्टेटमेंट इसके क्या हो गए, सही हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अब वन लाइनर स्टेटमेंट है, कुछ देख लेते हैं वन लाइनर स्टेटमेंट क्या बोलते हैं। एक्सीलेंट सेंटर ऑफ मिलेट, एक्सीलेंट सेंटर ऑफ मिलेट्स कौन सा है, सबको पता है यार, दुनिया का फेमस है हैदराबाद। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कौन सी है, 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। सॉल्ट वॉट क्या आपको नया पता होगा, ये सॉल्ट वॉट क्या है, अभी जो कच्छ है, गुजरात में जो कच्छ है, ठीक है, उसमें एक पौधा, एक नई स्पीसीज, नई प्लांट स्पीसीज का डेवलपमेंट हुआ है जो कि सॉल्टी एरिया में रह सकती है, जो कि सॉल्टी एरिया में रह सकती है। मिशन फ्लेक्सीपूल क्या है, ये हेल्थ रिलेटेड जो मिशन है, हेल्थ रिलेटेड मिशन है, पैलिएटिव केयर के लिए ये यूज होता है, पैलिएटिव केयर के लिए। पैलिएटिव केयर कल मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियोज में देख लीजिएगा, सारे डिस्कस कर रखे हैं। 30 कैंपेन क्या है, ईवी व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए यूज होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए यूज होती है कि 30 कैंपेन। माजोदाना जीरो मोड्स क्या है, माजोदाना जीरो मोड्स का कल मैंने आपको बताया था कि वो पार्टिकल जो खुद के एंटी पार्टिकल होते हैं, जो खुद के एंटी पार्टिकल होते हैं, फाजियोमस में ये काम करते हैं, ठीक है। इनको हम माजोदाना जीरो मोड्स बोलेंगे। और ये काम किस में करते हैं, इनके जो काम है वो क्वांटम कंप्यूटिंग में इनका जो काम है वो हम देखते हैं, वो यूज होता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।